बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ए बर्ड केम डाउन द वॉक बाय एमिली डिकिंसन। उनकी ये पोएम हम स्टडी कर रहे हैं। हमने पहला अपना इस वाले जो लेक्चर दिए उसमें हमने बेसिक उसके बाद सीखा, पैराफ्रेजिंग की, प्री रीडिंग क्वेश्चन थे और वाइल रीडिंग के क्वेश्चंस भी आए, वो भी हमने एड्रेस किए। तो इसी तरह हमने एक वीडियो बनाई थी डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हवाले से, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे वो भी हमने शेयर किए हुए हैं, वो भी आप देख लें तो इससे बड़ी आसानी रहेगी। तो आइए आज हम इस बुक के मुताबिक, हमारी जो बुक है पीसीटीपी की क्लास 11 की इंग्लिश की नई बुक, उसके हिसाब से हम आज लिटरेरी डिवाइसेस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये क्या है, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि लास्ट टाइम जो चीज़ें कुछ हम डिस्कस नहीं कर सके थे उस हवाले से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मजीद देता चलूँ। ए बर्ड केम डाउन द वॉक, जो कि एमिली डिकिंसन ने लिखी थी, तो उस हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो पोइटिस हैं, शायरा हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग करने में मज़ीद आसानी हो। तो जो एमिली डिकिंसन थी, वो दिसंबर 10 1830 में एमहर्स्ट मैसाचुसेट्स यूएसए में पैदा हुई। और उनकी जो जिंदगी थी ज़्यादातर तन्हाई में गुजरी, बहुत वो कम घर से बाहर गई। और उन्होंने तकरीबन राउंड अबाउट 1800 1800 के करीब कॉमल लिखी, जो ज़्यादातर उनकी मौत के बाद, वफात के बाद शाये हुई। और वो मुख्तसर नज़म लिखती थी, उसके डीप गहराई वाले माने होते थे। गैर रिवायती पंक्चुएशंस का, रमूज वहकाब का वो इस्तेमाल करती थी, और गैर रिवायती जो आप होती काफिया वगैरह का। तो उनके जो काम था वो मतलब फितरत और ला कानूनियत और जहनी कैफियत के मौजूद उसमें काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह एक मूवमेंट शुरू हुई थी जो कि 19th सेंचुरी में थी, जिसे हम जिसे फिलोसफिकल मूवमेंट कहते हैं, ट्रांसेंडेंटलिज्म के मूवमेंट कहलाती है। तो उसके भी काफ़ी नकूश जो हैं, असर जो थे वो नुमाया नज़र आते हैं। तो इसलिए एमिली डिकिंसन का जो वर्क था वो भी काफ़ी उससे मुतासर नज़र आता है। तो उसमें जो मेन मेन पॉइंट थे वो ये थे कि एक फिलिस्तीन तारीख जो थी, एमरसन थोरो जैसे 1800 में रहनुमाओं ने शुरू की थी। और उनमें ये था, बेसिक तसव्वुर कॉन्सेप्ट ये था कि जो फितरत है वो रूहानी सतहियाँ ज़ाहिर करती है। इसी तरह उसमें जोर दिया जाता था इफरादियत वजदान का, इंडिविजुअलिज्म जिसे हम कहते हैं। और इसमें इस तरह से हमआहंगी पर जोर दिया जाता था। और उसमें जो फितरत थी, फितरत को सुकून, तख्लीकी तहरीक और अंदरूनी शऊर का जरिया समझा जाता था। उस तहरीक के जरिए, अगरचे एमिली डिकिंसन बरह रास्त उस तहरीक का हिस्सा नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी उसमें काफ़ी हद तक वो चीज़ें नुमाया नज़र आती थी। जो तहरीक थी ना, उसमें वो चीज़ें काफ़ी उनमें नुमाया थी, जिसमें वो काफ़ी हद तक मुतासर नज़र आई थी। तो उनमें वो काफ़ी उससे इंस्पिरेशन जो लेते हैं, आप बताते खुद वो उसका पार्ट नहीं थी। बहरहाल ये थी उनके जो बेसिक था, ये बताना ज़रूरी है ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में ज़रूरी हो, जो बातें हैं वो समझ में आ जाएं। तो हमारा मकसद भी यही है कि हम बहुत सी चीज़ें उस हवाले से भी बताते हैं जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन बिल्ड हो सके। और इनके आम जो मौज़ूआत वगैरह थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, फितरत के हवाले से, परिंदों के हवाले से, फूल, मौसम, कीड़े। तो उनके जो आम हमेशा खौफ नहीं, बाज़ का पुरसकून और तजस्सुस से भरपूर उनकी थी। उसमें उसी तरह रूह और ज़हन के हवाले से अंदरूनी जो सोच थी ना, डीप रिफ्लेक्ट करती थी उसमें, ह्यूमन जो साइकी थी। और इसी तरह इंसानी नफ्सियात जिसे कहते हैं,
تو اس طرح عام چیزوں میں، سادہ لمحات میں گہری سطحیاں وہ چھپی ہوتی تھی، وہ اس پہ زیادہ کام کرتی تھی. تو یہ چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کچھ پوئٹس کے بارے میں علم ہو سکے. تو آئیے ہم جو ابھی ہم نے بک کے مطابق دیکھ رہے ہیں لٹریری ڈیوائسز کی طرف آتے ہیں. تو یہ 1 2 3 4 یعنی کہ سیسرا، انجیمنٹ، الٹریشن اینڈ جکسٹاپوزیشن. تو یہ چار ہیں، ان کے ہم ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں، اور پھر ہم آپ کو اسی پوم سے کوشش کریں گے ان کے وہ پوم میں جا کر دیکھیں کہ کون سا سیسرا ہے، کون سا یوٹیلائز کیا ہے، انجیمنٹ کیا ہے، الٹریشن کہاں کا یوٹیلائز ہوا ہے، جکسٹاپوزیشن کہاں یوٹیلائز ہوا ہے. تو اس طرح آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کافی آسانی رہے گی. تو ہم نے نوٹس تیار کیے ہوئے ہیں، آئیے اپنے نوٹس پہ چلتے ہیں. یہ دیکھیں جی، لٹریری ادبی آلات یا ادبی فنی طریقے بھی کہہ سکتے ہیں. سیسرا کیا ہے؟ A pause in a line of poetry that can be created using punctuation such as comma, full stop اور dash. ٹھیک ہے، اس کا اردو ٹرانسلیشن دی ہوئی ہے. شاعری کی ایک لائن میں ایک وقفہ جیسے کاما، فل اسٹاپ، ڈیش جیسے تبدیل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے ہمارے لیے سیسرا کی ڈیفینیشن. اسی طرح انجیمنٹ کیا ہے جی؟ اچھا، ہم چاہیں گے کہ آپ کو ساتھ ساتھ اس کا بتاتے بھی جائیں کہ پوم میں کہاں یہ یوٹیلائز ہوا ہے. یہ لٹریری جو ڈیوائس ہے، پوئٹرک ڈیوائس بھی کہہ سکتے ہیں سیسرا، وہ کہاں یوٹیلائز ہوا ہے. تو ہم اس حوالے سے آپ کو سمپل، آپ نے جو پوم پڑھی ہوئی ہے اس کو ذرا ذہن میں لے کے آئیں. ہی گلانسڈ ود ریپڈ آئیز. ہی گلانس، تو یہاں پر جو ڈیش ہے وہ کریئرس کیا کرتی ہے، پاز ہے وہ ایک ریدم کو سلو بھی کرتا ہے اور اٹینشن کو برڈس کی جو ہے الرٹنس کو کرتا ہے. تو یہ بیسیکلی اس سے مراد کہ برڈس کا جو سڈن موشن ہے اور اسپیکر سینس آف ٹینشن ہے اس کو کریٹ کرنے کے لیے یہ یوٹیلائز ہوا ہے. تو یہ ہی گلانسڈ ود ریپڈ آئیز، جو آپ آخر میں ڈیش دیکھ رہے ہیں، آپ کو میں اس فارم میں بھی پیچھے لے کے جاتا ہوں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. میں نے آپ کو تھوڑا سمجھانے کے لیے وہ ذکر کیا ہے. یہ دیکھیں اسٹارٹ میں ہمارے فارم اے برڈ کیم ڈاؤن دا واک آ گیا ہے. ای گلاس ود ریپڈ آئی دیٹ ہریڈ آل اراؤنڈ. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ دیکھ لیں، اگر ہم کلاس ود ریپڈ آئی کا ذکر کریں، یہاں پہ ڈیش ڈال دیں یا یہ اس میں کر دیں، تو بیسیکلی یہ جو پازز ہیں نا، یہ دیکھ لیں تو کیا ہوگا، یہ آپ کو سسرا کی اگزامپل ہے. اسی طرح آپ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں جی. جو ہمارا لٹری ڈیوائس نیکسٹ کیا ہے جی؟ انجیمنٹ. وہ کیا ہے جی؟ جب شاعری کی ایک سطر، یعنی کہ when one line of poetry continue into the next line without a pause or to carry forward a point of idea. جب شاعری کی ایک سطر کے نقطۂ خیال کو آگے بڑھانے کے لیے بغیر کسی وقفے کے اگلی سطر میں جاری رہتی ہے، یعنی وہ کنٹینویشن ہوتی ہے، تو لائن میں چلتا رہے. تو اس کے لیے بھی ایک ایگزامپل اسی پوم سے ہم دیکھ لیتے ہیں. کوئی بھی ہے جی ایکویشن، تو اس میں اگر ہم دیکھیں اینڈ ہی unrolled his feathers. ٹھیک ہے جی. اینڈ روڈ ہیم سافٹر. یہ جو لاسٹ میں اگر ہم چلتے ہیں جی، اگر ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ دیکھیں یہ ہے جی. اگر ہم یہ دیکھیں تو بیسیکلی اینڈ ہی انرولڈ ہے، جو وہ فیدر ذریعے پرندے نے اس نے اپنے پروں کو کھولا اور اسے وہ نرمی سے گھر لے گئے. تو یہاں یہ جو اگزامپل کوٹ ہو رہی ہے بیسیکلی یہ انجمنٹ کی ہے. تو ہوپ فلی آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا یہ کیا بتایا جا رہا ہے اس حوالے سے، کیونکہ یہ کنٹینویشن چل رہی ہے جی. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں جی. آگے ہے جی الٹریشن. الٹریشن کیا ہے جی؟ دا ریپیٹیشن آف سیم لیٹر ساؤنڈ ایٹ دا اسٹارٹ آف دا ورڈ دیٹ آر ایڈجسٹڈ اینڈ کلوز ٹوگیدر. یعنی یہ تکرار جسے بولتے ہیں، آغاز میں ایک ہی حرف یا آواز کی تک جو ایک دوسرے متصل یا قریب ہوں. تو یہ اس کی اگزامپل بھی ہم دیکھنا چاہیں گے تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ساتھ ساتھ آسانی رہے. تو ایسے ورڈ جن کی سیم لیٹر اور ساؤنڈ جو ہے اسٹارٹ میں آ رہی ہو، جو قریب ترین ہوں، قریب ہوں، یہ مقصد یا قریب ہوں، تو کیا ہو سکتا ہے اس اگزامپل کے مطابق؟ تو ہم اس کو ضرور کرنا چاہیں گے کہ وہ کیا ہے. تو ہوپ فلی آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں یہ چیز آسانی رہے گی. جیسے ٹو سلور فار اے سیم. اب سلور اور سیم کا دیکھ لیں، ایک ہی ایس کی آواز نکال رہے ہیں.
टू सिल्वर फॉर ए सीम। तो ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो बेसिकली ये अलिट्रेशन है कि आपकी तकरार है एस की, एक साउंड जो है एस के वाले से कॉन्सोनेंट लेटर की ये हो रही है। तो होपफुली आपने इसको समझ लिया होगा, क्योंकि ये रिपीट एस साउंड है जो कि सॉफ्ट सिमिलस मूवमेंट ऑफ द बर्ड को शो करती है और कामनेस ऑफ नेचर को शो करती है। जेंटल और म्यूजिक अफेक्ट क्रिएट करता है। तो ये है अलिट्रेशन है, यानी कि इनिशियल, इसको हम रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड भी कह सकते हैं, जो कि एस है इसके इसमें। होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है जी जेक्स्टा पोजिशन, हम देख लेते हैं ये क्या है जी। एज ए लिटरेरी डिवाइस, साथ साथ आप ट्रांसलेशन खुद आप देखते जाएं। एज ए लिटरेरी डिवाइस वी आर टू आर मोर आइडियाज characters, action, setting, and phrases are placed side by side in a narrative or a poem to highlight their contrast or difference। तशबीह के नाम इसको नाम दे रहे हैं, मिलता जुलता एक आदमी अला है जो जहाँ दो या ज्यादा ख्यालात, किरदार, अमाल, तस्वीर या जुमले किसी बयानिया या रजा में साथ रखे जाते हैं ताकि उनके तजादात या ख़िलाफ़त को उजागर किया जा सके। हमआहंगी का मकसद अक्सर हम अंसर की ज़्यादा बारीक तस्वीर पैदा करना या उनका बरह रास्त मौज़ना करके खसूसियात या मौज़ूआत पर जोर देना है। ठीक है, पर्पज ऑफ जैसे ऑफर टू क्रिएट ए मोर नॉन बारीक मीनिंग understanding of each element, हर element का, and to emphasize particular qualities or themes by comparing them directly। ये देखें जी, अब ये हमने देख लिया है कि बेसिकली दो कॉन्ट्रास्टिंग जो है ना उसके लिए ये यूटिलाइज करते हैं एक्स्ट्रापोजिशन। तो हमारी फॉर्म में हम कहाँ से आइडिया ले सकते हैं, तो लेट्स सी कि हमारा फॉर्म क्या कहता है जी। इसमें हम अगर जाएं तो दो अगर आप देख लें इसको के ही बिट एंड एंगल वन हाफ एंड एट द फेलोरा, एक तो ये है, दूसरा उसका उलट है लाइक वन डेंजर काशियस या फडेमिक कराम। अब पहले में देखें जी एक ब्रुटैलिटी नजर आती है बर्ड की कि उसने एक कीड़े को, एक केचुए को दो हिस्सों में काट कर खा लिया आधा आधा करके। लेकिन सेकंड में जो है एक बर्ड जो बैठा हुआ है वो खतरे में और होशियार बैठा है, लेकिन पोइटिस ने उसके लिए हमदर्दी के तौर पर या उसके लिए एक टुकड़ा बिस्कुट का या रोटी का डाला। तो ये दोनों उसको कंपेयर इससे करें तो आपको दो डिफरेंट, एक में ब्रुटैलिटी जुल्म सितम नजर आ रहा है जिसमें खा लिया गया है, और दूसरे में क्या है आपको सामने जेंटलनेस आ रही है बर्डनेस की। तो ये क्या है जी, द बर्ड इज शोइंग सेवेज एंड इंसिडेंटल वार्म जो बता रहा है, दिखा रहा है उसका। ठीक है जी, एंड स्पीकर जो है और जिसे ब्रिटिश है वो ह्यूमन जेंटलनेस को शो कर रहा है कि उसको क्रम मकसद डाल रहा है, टुकड़ा डाल रहा है। ये क्या करता है, हाईलाइट करता है बिटवीन नेचर्स रॉ इंस्टिंक्ट एंड ह्यूमन एम्पैथी के दरमियान। तो ये है जेक्सटापोजिशन की कंडीशन। तो अपनी ये पोएम में ये जो यूटिलाइज हम कर चुके हैं, ये देखिए ये हमने यहाँ पे ये लिया है, ये इसका डिस्कस कर रहे थे, और आखिर में ये देखिए ये है। तो इनका कंपेरिजन करने हैं तो एक्स्ट्रा टू कॉन्ट्रास्टिंग हैं आपके सामने जो सेंटेंस रखे गए हैं। तो ये एक्स्ट्रापोजिशन की एग्जाम्पल है। तो ये थी हमारे लिटरेरी डिवाइसेस जो हमने पढ़े और बुक में भी हमने देखा है। ये हम बुक को ही फॉलो कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। ये देखिए ये हमने पढ़ ली है। अब हम जान रहे हैं जी बैकग्राउंड टू द पोएम अ बर्ड केम डाउन द वॉक। तो यहाँ से हमने लेकर यहाँ तक इसको स्टडी करना है, क्योंकि सिंपल थ्योरी है। तो हमने नोट्स और ट्रांसलेशन रखी हुई है। तो हम आगे चलकर ये देखें बैकग्राउंड पोएम फॉर्म ए कार्ड करना, एक रास्ते पर उतरा। तो ये इसका कंप्लीट बुक की ही जो लिखा हो गया यहाँ पे लिखा हुआ है, और सिंपल इसकी ट्रांसलेशन हुई हुई है। तो हमने इसको रीड आउट कराना है। इस हवाले से हम इसको सिंपल लगे हैं, तो होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड करने में आसानी रहेगी। हम लास्ट टाइम की तरह ही अपने वो करेंगे। तो आइए एक बार गेम डाउन था वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, रीड आउट करते हैं अपने उससे। A Bird Came Down the Walk is one of Emily Dickinson's many poems that examines nature in a detailed and intimate manner. Written in the 19th century, during a time when nature was a common subject in literature,
Dickinson's approach to nature is distinct in its close observation and subtle complexity. Unlike the more romanticist views of nature by her contemporaries, Dickinson often presents nature with a blend of beauty and raw reality, capturing both its grace and its underlying brutality. एक परिंदा रास्ते पर उतरा, ये उसका ट्रांसलेशन है। होपफुली आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहेगी। तो इसको देखते जाएं जी। एक परिंदा रास्ते पर उतरा एमिली डिकिंसन की बहुत सी नज़मों से ही है। नज़मों में से एक है जो फितरत को तफसीली और करीबी, ठीक है, इंटीमेट मैनर में अंदाज में जानती है। 19वीं सदी इसमें लिखा गया एक ऐसे दौर में जब फितरत व अदब में एक आम मौजू था। डिकिंसन का फितरत का वर्णन करना इसके करीबी मुशाहदे और लतीफ़ पेचीदगी, ठीक है जी, शटल कॉम्प्लेक्स जिसे कह रहे हैं, मुख्तलिफ है। अपने यहाँ मसरूफ की तरफ से फितरत के बारे में ज़्यादा रोमानवी खलक बरक्स जक्सन अक्सर फितरत खूबसूरती और शाम हकीकत के इम्तजाज के साथ पेश करती है, जिसमें उसके फजल और उसकी बुनियादी बरबरे दोनों को पकड़ा जा सकता है। तो ये हो गया जी। हम ट्रांसलेशन भी साल लिखी हुई है। तो अबाउट द पोएट ऑफ एमिली डिकिंसन जो बुक में लिखा हुआ है, ये हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट हम उसको रीड आउट करते हैं और फिर उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। तो इस तरह हम ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में हर चीज़ आसानी रहे। तो आइए, बुक में एमिली डिकिंसन के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा मैंने उसका बैकग्राउंड बताया था, लेकिन अभी मैं आपको ये अभी रीड आउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Emily Dickinson, 1830 to 1886, was an American poet known for her unique and unconventional style. Much of her poetry explores themes of nature, life, death, and the human experience, often through a deeply introspective and reflective lens. Like many of Dickinson's poems, A Bird Came Down the Walk was not published during her lifetime. It was only after her death that her work was brought to the public, and even then, it was often edited to fit more conventional poetic norms of the time. Today, Dickinson is celebrated for her original voice and her contributions to American poetry. तो अमेरिकन पोएट्री, ये इसका ट्रांसलेशन है पूरे इसका पैराग्राफ का। एमिली डिकिंसन जो कि 1830 से 1886 तक रही, 1830 में पैदा हुई और 1886 बात को आ गई। एक अमेरिकी शहरा थी जो अपने मुफरद और गैर रिवायती अंदाज के लिए मशहूर थी। उनकी ज़्यादातर शायरी में फितरत, जिंदगी, मौत और इंसानी तजर्बे के मौज़ूआत का अहाता किया गया, जो अक्सर गहरी गौर व फिक्र और अक्कासी करने वाला नज़र यानी कि ऐनक के ज़ेर होते हैं। डिकिंसन की बहुत सी नज़मों की तरह एक परिंदा रास्ते पर उतरा उनकी ज़िंदगी के दरमियान शायद नहीं हुआ था। उनके वफात के बाद ही उनके काम को आवाम के सामने लाया गया, और उसके बाद भी उसमें अक्सर इस वक्त के रिवायती शायराना असूलों के मुताबिक तरमीम की जाती थी। आज डिकिंसन को उनकी असल आवाज़ और अमरीकी शायरी में उनकी खिदमत के लिए जाना जाता है। तो रिसेंटली आप उस पर रिकग्नाइज किया गया है। तो नेक्स्ट है जी, हमारा थीम मौजू क्या है, तो ये देख लेते हैं जी। यहाँ पे पहुंच गए। बर्ड केम डाउन द वॉक बाय एमिली डिकिंसन एक्सप्लोर सेवरल इंटरकनेक्टेड थीम्स। तो आपस में जुड़े हुए थीम्स को किस तरह देखते हैं। तो आइए इसकी फिर हम नोट्स पे चलते हैं, हमने बना के रखे हुए हैं। तो इसी तरह हमने उनकी ट्रांसलेशन सिंपल हम बुक की रीड करवा रहे हैं, उसके जो थीम्स हैं, और फिर उसकी ट्रांसलेशन ही देख पा रहे हैं आप जी। ये थीम A Bird Came Down the Walk by Emily Dickinson explores several interconnected themes. एमिली डिकिंसन की तारीफ करता है एक परिंदा रास्ते पर उतरा में कई अहम मरबूत मौज़ूआत की खोज लगाता है। नंबर 1 क्या थी? नेचर्स बैलेंस यानी कि फितरत का तवाज़ुन जी। इसको रीड आउट कराते हैं। Nature's balance. The poem contrasts the beauty and brutality of nature, showing how these elements coexist harmoniously. The bird's actions, such as eating a worm and then gracefully avoiding a beetle, highlight this delicate balance. जी, पीटर हाइलाइटिंग दिस डेलिकेट यानी कि नाजुक तवाज़ुन, फितरत का तवाज़ुन में इसका ट्रांसलेशन ये नाजुक फितरत की खूबसूरती और सफाकियत का मुआवजा करती है, जिसमें दिखाया गया है कि ये नाज़र किस तरह हमआहंगी के साथ मिलजुल कर रहते हैं। परिंदे के अमाल जैसे कीड़े को खाना और फिर खूबसूरती से बीटर यानी कि भंवरे से बचना, यानी कि एक साइड पे हो जाना, इस नाजुक तवाज़ुन को उजागर करते हैं। तो ये हो गया जी पहला मौजूद था। इसी तरह फिर सेकंड है जी, ह्यूमन इंटरेक्शन विद nature. Let's read it out. To written. Human interaction with nature. The poem explores the distance between humans and the natural world. The speaker observes the bird and offers a crumb.
but the bird's decision to fly away underscores nature's independence and the boundary between human interaction and natural autonomy. ये फितरत के साथ इंसानी तामुल ये नज़्म इंसानों और कुदरती दुनिया की तरफ फासले की खोज करती है। बोलने वाला इनके जो शायर है स्पीकर कहते हैं परिंदे का मुशाहिदा करता है या करती है और एक टुकड़ा पेश करता है, लेकिन परिंदे का उड़ने का फैसला फितरत की आज़ादी और इंसानी तामुल और कुदरती खुदमुख्तारी के दरमियान सराहत की निशानदही करता है। तो ये चीज़ ये हो गया जी हमारा सेकंड मौजू। और थर्ड मौजू फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, आज़ादी और खुदमुख्तारी। लेट्स रीड इट। Freedom and independence. The bird symbolizes freedom and self-reliance. Its refusal of the crumb and its graceful flight reflect the theme of natural independence and the desire to remain untamed by human influence. ये आज़ादी और खुदमुख्तारी, परिंदा आज़ादी और खुद इंसानी की अलामत है। टुकड़े से इनकार और उसकी शानदार प्रवास कुदरती आज़ादी के मौजू और इंसानी असर रसूख से आज़ाद रहने की ख्वाहिश की अक्कासी करती है। तो चौथा क्या है जी इसका थीम जो मौजू है, इनोसेंस एंड डेंजर। Innocence and danger. The poem subtly contrasts innocence with the potential for danger. The bird's cautious behavior, especially in the line like one in danger, cautious, suggests an underlying awareness of the threats present even in peaceful moments. इन पीसफुल मोमेंट्स, मासूमियत और ख़तरा। ये नज़म मासूमियत और ख़तरे के इम्कान के साथ हिफाजत पर मुआवजा करती है। परिंदे का मोहतात रवैया ख़ासतौर पर ख़तरे में एक ही तरह मोहतात की लाइन में जैसे यहाँ पे लाइक वन एंड डेंजर की लाइन में पुरअमन लम्हात में भी मौजूद खतरात के बारे में बुनियादी आगाही की निशानदही करता है। तो ये हो गया जी मौजूद थीम। ये भी हमने रीड आउट करके उसकी ट्रांसलेशन कर ली है। वो फुली आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। वेरी सिंपल, जो कुछ लिखा गया है उसके हवाले से हमने समझना होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको एक टॉपिक समझा भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। होपफुली आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये कहानी हमें अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, हौसला अफजाई मिलती है। अगर आप चाहें तो इसको शेयर कर सकते हैं, दूसरा लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में अपना फीडबैक देख सकते हैं ताकि हमारी इम्प्रूवमेंट होती रहे। और आखिर में हम कॉन्टैक्ट्स जो कॉन्टैक्ट अस का क्वेश्चन है तो वो भी बताते हैं कि किस तरह आप ईमेल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नोट्स भी मंगवा सकते हैं आप। बिट्स का जो प्लेटफॉर्म है बुखारी सिस्टम पे, डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो अब हम आ गए ग्रॉसरी यानी कि लगत पे। तो वर्ड्स अल्फाज मीनिंग अगर वर्ड पीस इस तरह ये हमने इनकी उर्दू में ट्रांसलेशन करके रखी हुई नोट्स में। आइए ताकि आपको समझने में आसानी हो, आइए देखते हैं अपने नोट्स पे। लेट्स ये देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल है एंगल वॉर्म है जिसे हम केचुआ या कीड़ा बोल सकते हैं। एंड अदर टर्म फॉर एन अर्थवर्म कॉमनली यूज्ड इन द 19th सेंचुरी। अर्थवर्म या एंगल वर्म यानी केचुए के लिए एक और इस तरह आमतौर पर 19वीं सदी में इस्तेमाल होती है। तो ये एक पहला था उसका, हमने इसको देख लिया। अब नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट है बीट्स, जिसे मोती या तस्वीर के दाने भी कह सकते हैं। ए स्मॉल पीस ऑफ ग्लास वुड एक्स्ट्रा विद ए होल थ्रू इट। It can be put on a string with others of the same type and worn as a jewelry extra। शीशे लकड़ी वगैरह एक छोटा सा टुकड़ा जिसमें एक सुराख होता है जिसे इसी के थ्रू के दूसरे लोग के साथ एक तार पर रखा जा सकता है और रात वगैरह के साथ पहना जा सकता है। जी अगला है जी काशियस, मोहतात, बीइंग, जिसका मानी है। और इसका फिर हाँ इसका उर्दू में हमने ट्रांसलेट किया। अब इसका मीनिंग जो बुक के मुताबिक लिखा हुआ है, फिर उसकी ट्रांसलेशन है बीइंग केयरफुल अबाउट what you say or do especially to avoid danger or mistakes not taking any risk। आप जो कुछ कहते हैं या करते हैं उसके बारे में बता देना, खासतौर पर खतरे या गलती से बचने के लिए खतरा बोल ना लेना। कन्वीनियंट का मतलब क्या है? आसान भी हो सकता है, मौजूद या करीब। यूजफुल, इजी और क्विक टू डू, नॉट कॉजिंग प्रॉब्लम। मुफीद, आसान या फौरी करना, मसाइल पैदा नहीं करना या करते। ड्यू, शबनम या ओस को कहते हैं। द वेरी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉर्म ऑन द ग्राउंड एक्स्ट्रा ड्यूरिंग द नाइट। पानी के बहुत छोटे कदम जो रात के वक्त जमीन पर बनते हैं। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। उर्दू इसकी आसानी से हमने कर रखी है, उसकी देखते जाएं आप। पोल्स होता है चप्पू, ए लॉन्ग पोल विद ए फ्लैट पार्ट एट वन एंड दैट इज यूज्ड फॉर रोइंग ए बोट। रोइंग ए बोट चलाने के लिए, कश्ती चलाने के लिए। लंबा कोच जिसके एक सिरे पर एक हमारा हिस्सा है जो कश्ती चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आगे जी आपका फ्लैशलेस, जो बगैर छपा के, ये बगैर कोई आवाज पैदा किए हुए। एंड ओल्ड फैशन वर्ड मीनिंग विदाउट स्प्लैशिंग, यानी कि
اس کی splash ہونا used to describe the silent graceful movement of the bird in flight. جی ایک پرانے زمانے کا لفظ جس کا مطلب چھڑکاؤ کے بغیر جو پرواز میں پرندے کی خاموشی خوبصورت حرکت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب ہم نیکسٹ کی طرف دیکھتے ہیں. ورڈ ہے ہمارا سیم سلائی یا داج کو کہتے ہیں. لائن along with two edges of cloth etc are joined are sewn together. ایک لکیر جس کے ساتھ کپڑے وغیرہ کے دو کناروں کو جوڑ دیا جاتا ہے یا ایک ساتھ سلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کو امید انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہو رہی ہوگی, آپ نوٹ کرتے جائیں. اسی طرح ویلویٹ مخمل یا مخمل ہوتا ہے جو نام آپ کو پتہ ہے کپڑے کی قسم ہے. مخمل ویلویٹ ٹائپ آف کلاتھ میڈ فرام سلک کاٹن اور نائلون ود اے تھک سافٹ سروس. ایک قسم کا کپڑا جو ریشم نائلون سے بنایا جاتا ہے جس کی موٹی نرم سطح ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم آ چکے ہیں, یہ دیکھیں جی یہاں پر ہم کلیئر کر چکے ہیں. اب ریڈنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ, یہ کوشچن بھی 12 کوشچن ہے, یہ ذرا لمبا کام ہے. آج لیکچر کو یہاں پر ہم سٹاپ کر رہے ہیں. تو ہوپ فلی ہم جو نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ یہاں سے ہم شروع کریں گے, کوشچنز اور آنسرس کی طرف آئیں گے ریڈنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ سے. تو آخر میں کانٹیکٹ اس bukharibids@gmail.com. آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. موبائل واٹس ایپ ہے ہمارا یہ 0320596614. یہ ہمارا یوٹیوب چینل جس پہ آپ یہ ویڈیو ہماری دیکھتے ہیں, اور آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. اور نیچے ایک آپشنل ہے جو فیوچر میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں ہم اس کو, تو آپ اس کا بیل آئیکن بھی پریس کر دیا کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری یہ ویڈیوز ملتی رہیں, اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. تو آج کے لیکچر یہاں تک. اجازت دیجیے. فی امان اللہ.